हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय इशिता। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। देयर हैज बीन डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली whether the right should be divided in two parts, justiciable and नॉन जस्टिसेबल। तो ये पूरी पीपीटी जो है बुक बेस है, ऐसा मैंने कुछ भी खुद से कोई भी जो है पैरा अपने आप से नहीं जो है एडिट किया है, सारा बुक बेस है। ठीक है, बुक से ही मैंने जो कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। तो डिबेट बुक में लिखा हुआ है कि जो डिबेट हुई थी बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे बेसिकली उस टाइम पे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या डिबेट हुई थी कि भाई जो राइट्स हैं उनको जो है क्या दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। पहला पार्ट इज जस्टिसेबल, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैसे राइट्स हैं जो कि जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं किसी भी रीजन से, तो हम उनको कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये वॉयलेट हुए हैं। ठीक है, तो कोर्ट उन पे क्या लेगी, एक्शन लेगी। ठीक है। नॉन जस्टिसेबल और फंडामेंट नॉन जस्टिसेबल या हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। ठीक है, जस्टिसेबल कौन से होता है, फंडामेंटल राइट्स, और नॉन जस्टिसेबल कौन से होती है, डीपीएसपी। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। ठीक है, इसका बेसिक इंट्रो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डीपीएसपी क्या होते हैं, एक तरीके से गाइडलाइंस या एक तरीके से पॉइंट्स। ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के दौरान जो है ये जोड़ी गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 42nd अमेंडमेंट जब हुआ तो डीपीएसपी इसको ऐड किया गया। ये सोचते हुए क्यों ऐड किया गया, ये सोचते हुए ऐड किया गया कि भाई जो कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल यूपी है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, तो कोई भी स्टेट जब कोई भी पॉलिसी बनाएगा, वहां के जो लोग हैं पर्टिकुलर स्टेट के, उन लोगों के लिए कोई भी पॉलिसी स्कीम या कोई भी लॉ अगर लेके आएंगे, तो ये जो भी डीपीएसपी इशू की गई है, जो भी डीपीएसपी में जो भी गाइडलाइंस है, बेसिकली गाइडलाइंस है, जितने भी पॉइंट्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, उनको देखते हुए ही जो स्टेट है पॉलिसी मेकिंग करेगी। मतलब डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उनको वायलेट नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी मेकिंग करेगी। ठीक है, तो बेसिकली डीपीएसपी का बेसिक जो एक मीनिंग है वो ये है। ठीक है, अब आगे डिटेल में देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, कलर मुझे ठीक से लगा। ग्रैनविले ने स्टेट किया है दैट 4 मेंबर प्लेड डिसिसिव रोल इन फ्रेमिंग डीपीएसपी, यानी जो 4 मेंबर जिनका बहुत ज्यादा जो है योगदान रहा, बीएन राव, ए के अय्यर, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह। ठीक है, ये तो जिनका योगदान था डीपीएसपी को बनाने में, ठीक है, एक तरीके से उन आर्टिकल्स को जोड़ने में, उनका नाम है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कहाँ पे आई, बात तो आ गई थी कराची रेजोल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, और सप्रू कमेटी में भी दो टाइप के जो है राइट्स की बात की गई है। पहले है जस्टिसेबल जो है फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट इज नॉन जस्टिसेबल जो है डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये ओरिजिन बताया गया है। ठीक है, कहाँ पे जो है डीपीएसपी की बात जो है स्टार्ट हो गई थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसी भी कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, ये डीपीएसपी हमारी सारी के आर्टिकल है। आर्टिकल 36 में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि स्टेट क्या है, डेफिनेशन स्टेट की। ठीक है, आर्टिकल 37 में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट। मतलब ये जितनी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दी हुई है, जितनी भी डीपीएसपी दी गए हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, प्लस इनका होना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो डीपीएसपी है इनका होना क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो सिटीजन है किसी भी पर्टिकुलर के जो किसी भी पर्टिकुलर सॉरी फंबल हो रहा है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के जो सिटीजन है, ठीक है, या जो पीपल है, कॉमन पीपल, उनको जो है इकोनॉमिकली, ठीक है, सोशली जो है अप किया जा सके, मतलब उनको सोशली और इकोनॉमिकली बेनिफिट हो। ठीक है, इसलिए ये जो कुछ मेंशन आर्टिकल है ये बनाए गए। ठीक है, 38 में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो कि मैंने भी बोला कि जो सिटीजन है उनके वेलफेयर के लिए काम करना ये स्टेट का वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलो बाय द स्टेट, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको स्टेट को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे प्रिंसिपल हैं, देखो 39A में, 39A का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि अमेंडमेंट के दौरान जो है ऐड किया गया है इसमें। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि सबको इक्वली ट्रीट करना। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो किसी भी सिटीजन को या किसी भी पीपल को
जो है अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकती, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। प्लस फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड से यहाँ पे क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है, ठीक है, अब उसको अपना कोई केस लड़ना है कोर्ट में, ठीक है, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि भाई वो वकील कर सके। अगर आप एक लॉयर करते हो, हायर करते हो, तो वो भी तो अपनी फीस लेगा ना भाई, फ्री में तो कोई लॉयर काम नहीं करेगा। तो ये स्टेट का वर्क है कि भाई उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए, यानी कि जो उनको वकील है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 40, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी लोअर लेवल पे, जो लोकल लेवल पे जो है विलेज पंचायत का, विलेज जो पंचायत होती है उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, जिससे जो लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज 41, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है, अपने स्टेट के जो पीपल है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि जैसे कि वर्किंग आवर आप देखोगे भी क्या होते हैं जॉब के, 9 to 6, है ना, कि 6 घंटे का काम या 12 घंटे की वर्किंग कंडीशन हो जाए, 6 या 12 से ज्यादा जो है वर्किंग कंडीशन अगर एक्सीड करेगी तो बहुत ज्यादा एक पर्सन पे वर्कलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट कंडीशन जो है वर्कर्स को प्रोवाइड कराना, ठीक है। नेक्स्ट इज जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसको मैटरनिटी रिलीव जैसी सुविधा प्रोवाइड कराना, यानी कि जब कोई वुमेन मैटरनिटी लीव पे होती है तो उसकी जो सैलरी है वो उसको दी जाती है, काटी नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट इज 43, लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स को एक अच्छी वेज प्रोवाइड कराना, ठीक है, जिससे वो अपना जो रहना है, मतलब रहन सहन है वो अच्छे से कर सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो उनका इंप्रूव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 43A और बी, ठीक है, 43 क्लोज ए, 43 क्लोज बी, ठीक है। 43 क्लोज ए में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो अब यहाँ पे वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या मतलब है, देखो जो वर्कर्स होते हैं अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो जो है वहां पे जो एक तरीके से कहते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग में, वहां की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी उनकी वेज से लेके, फॉर एग्जाम्पल अगर जो कंपनी है वो ये डिसाइड कर रही है कि जो वर्कर्स हैं उनकी वेज कम की जाए, ठीक है, या उनकी जो बोनस है उनको बोनस जो है इस साल कम दिया जाए, तो इसमें जो वर्कर्स हैं उनका से हो, मतलब वर्कर्स जो है इस चीज को क्रिटिसाइज कर सके कि भाई जो कंपनी है हमारे साथ सही नहीं कर रही है, ठीक है। तो वर्कर्स में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुल के बोल सके, ठीक है। अब वो खुल के कब बोल पाएंगे, जब गवर्नमेंट उनका साथ देगी। गवर्नमेंट कैसे साथ देगी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और कंपनी उन्हें बाहर निकाल दे तो वो कहाँ जाएंगे, कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे अपनी, तो जब गवर्नमेंट साथ देगी तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज 43 क्लॉज बी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। एग्जाम्पल लो, एक कॉलेज है, वहां पे कुछ बच्चे जो है किसी प्रोफेसर से वो परेशान है, ठीक है, कि कोई प्रोफेसर है जो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहा है, उससे वो परेशान है, और वो एक तरीके से साथ में आके ज्यादा बच्चे, मतलब ये मान लो 100-150 बच्चे एक साथ आके, ठीक है, क्या बना ले रहे हैं, एक एसोसिएशन बना ले रहे हैं, ठीक है। और उनको जो है एक जो कोई है वो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक बंदा जो है लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो उनकी डिमांड्स रख रहा है सामने कि भाई हमें चाहते हैं कि ये प्रोफेसर को हटाया जाए या फिर वो जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये 100-150 बच्चे, इन सबका क्या एक कॉमन इंटरेस्ट है कि भाई जो प्रोफेसर है या तो इनको हटाया जाए या फिर जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाएं, ठीक है। तो जब ऐसी एसोसिएशन फॉर्म्स होती है जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, यानी कि 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है एक अर्ली चाइल्डहुड केयर मिला, मतलब जैसे कि आप देखोगे कि टीकाकरण जो होता है ना, वो गवर्नमेंट फ्री कराती है, जो वैक्सीनेशन होता है ना, तो ये सब स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं, जो वैक्सीनेशन है वो गवर्नमेंट फ्री कराती है। तो इस टाइप की जो केयर है, ठीक है, फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करती है, पोलियो की जो दवाई है वो फ्री पिलाई जाती है, तो इस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का काम किसका है, स्टेट का है, ठीक है। यहाँ पे एक छूट गया 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन का क्या मतलब है कि भाई जो जितने भी लोग हैं सबके लिए एक कानून, ठीक है। 46 का क्या मतलब है, यहाँ पे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ
SC ST यानी कि जो SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो कास्ट आती हैं उनके लिए क्या करना, एजुकेशन में भी यानी जो एजुकेशन में भी रिजर्वेशन देना उनको, प्लस उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करना। जॉब कैसे, आप देखोगे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें जो इस टाइप की कैटेगरीज के जो लोग होते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए पहले से रिजर्वेशन होता है, ठीक है। ऑल दो आप स्कूल्स में भी देखोगे, बड़े बड़े जो स्कूल्स होते हैं ना, जैसे कि रैन इंटरनेशनल हो गया और भी दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गए, DPS हो गया, जितने भी प्राइवेट स्कूल है इनमें भी कुछ परसेंटेज 2%, 1%, ठीक है, सीट्स जो है रिजर्व होती हैं किन बच्चों के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, ठीक है, उनके लिए उनकी फीस जो है नहीं लगती, उनकी फीस कौन देती है, गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अब ये सब क्यों कर रही है स्टेट, इक्वालिटी बढ़ाने के लिए कर रही है, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको अपलिफ्टमेंट हो सके इसलिए कर रही है। 47 में है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करे। नेक्स्ट 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करे और एनिमल हस्बेंड्री यानी जो एक तरीके से होता है ना कि भाई जिसमें ये मान लो जैसे मछली पालन होता है, ठीक है, मुर्गी पालन होता है, ठीक है, इस टाइप की चीजों को अफोर्डेबल बनाए। नेक्स्ट इज 48A प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी जो फॉरेस्ट है और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करे। 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, यानी जो भी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उस चीज को भी प्रोटेक्ट करे। 50 ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी उसमें हमेशा एक सेपरेशन रहे, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, ठीक है, जुडिशरी हमेशा हमारी एक अलग होती है, एक सेपरेट ऑर्गन है, ठीक है। अगर जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड हो जाएगी तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाएगा। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों में सेपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव में भी कोई गलती करेगा तो उसको सजा कौन देगी, जुडिशरी तो देगी। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दे। अब अदर आर्टिकल्स क्या हैं जो अमेंडमेंट के साथ जुड़े हैं इसमें, ठीक है, यानी कि DPSP में वो आर्टिकल जो अमेंडमेंट के बाद जुड़े हैं। According to Article 355, the claim of the member of the scheduled caste and scheduled tribe shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment to services। देखो, यानी कि कुछ सीट्स का जो रिजर्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कि जो सीट्स का रिजर्वेशन होना फॉर SC STs, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 350 suggest that every state and every local authority within state will provide adequate facilities for instruction, यानी कि जो उनकी लोकल लैंग्वेज, लोकल नहीं, जो उनकी मदर टंग लैंग्वेज क्या होती है, मातृभाषा, यानी जो हम बचपन से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर टंग लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, ठीक है, बहुत से लोगों की उड़िया होगी, ठीक है, किसी की जो है मलयाली होगी, किसी की तेलुगु होगी, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल तक जो है वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज सीखें, ठीक है, ये श्योर कराना भी किसका काम है, स्टेट का काम है। आर्टिकल 351 एंजॉय द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी कि आर्टिकल 351 क्या कहता है कि जो स्टेट है वो क्या करे, हिंदी लैंग्वेज का जो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें, ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि इनको कौन परफॉर्म करता है, सिटीजन, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट हुआ तब जो है 1976 में, तब इंट्रोड्यूस की गई फंडामेंटल ड्यूटीज एंड टू मेक इकोनॉमिक फ्रीडम इंटरवाइन विद द पॉलिटिकल फ्रीडम द स्वर्ण सिंह कमिटी वो सेटअप इन 1970। किसने ये रिकमेंडेशन दी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाना चाहिए किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो किसने दी ये चीज, स्वर्ण सिंह कमेटी का जब गठन हुआ 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, तो उस टाइम पे ये रिकमेंडेशन दी गई कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 51A ऑफ पार्ट 4 दे हैव लिस्टेड द, यानी कि इस आर्टिकल के अंदर सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, ठीक है। पहली ड्यूटी क्या है, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, उनके आइडियल्स को, यानी जिन्होंने अपना योगदान दिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उसको रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट करना, इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना, जैसे कि एग्जीक्यूटिव होगी, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी होगी, नेशनल फ्लैग को अपने जो है रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, यानी जो हमारे नेशनल स्ट्रगल, जो जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी जो आइडियाज थे उनको फॉलो करना, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी ऐसा कोई भी
काम ना करना जिससे हमारे जो इंडिया की सर्वजनिटी है, ठीक है, यूनिटी है, उस पर आघात हो। नेक्स्ट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू, यानी कि अपनी कंट्री को हमेशा डिफेंड करना, ठीक है, अपनी कंट्री के अगेंस्ट न जाना। एंड नेक्स्ट इज कि कभी भी अगर आपको गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल आर्मी में कमी हो रही है, ठीक है, वॉर चल रहा है, आर्मी में कमी हो रही है, तो आप कभी भी आपसे बोला जाए कि आपको सर्विस देनी आगे, तो आप हमेशा तैयार रहें, ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि लड़ाई दंगे न करना, ठीक है, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना करना आपस में, रिलीजियस बेसिस पे ना लड़ना आपस में, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रिजर्व एंड वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी एक तरीके से कल्चर है, उसको रिस्पेक्ट करना और उसको प्रिजर्व करना, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, पोल्यूशन वगैरह ना करना, ठीक है। नेक्स्ट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि एक क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग वाली अप्रोच को डेवलप करना कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करे, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर सके, रिफॉर्म की डिमांड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज डीपीएसपी अमेंडमेंट्स, ठीक है। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड 4 न्यू सब्जेक्ट दैट रिक्वायर द स्टेट टू सिक्योर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, यानी 42nd अमेंडमेंट के साथ 1976 में, सॉरी मैंने यहाँ पे शायद फर्स्ट में बोला था ना कि 42nd अमेंडमेंट हुआ तो डीपीएसपी उस टाइम पे ऐड की गई थी, तो 42nd जब अमेंडमेंट हुआ तो उस टाइम पे ये एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ, ये 4 आर्टिकल ऐड किए गए थे, ठीक है, डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। 42nd अमेंडमेंट हुआ तो 1976 में 4 न्यू सब्जेक्ट आया। पहला सब्जेक्ट क्या है, आर्टिकल 39 कि इक्वल जस्टिस हो, ठीक है, यानी कि जो कानून है, कानूनी तौर पर किसी में भेदभाव ना हो, ठीक है। फ्री लीगल एड, ये भी मैं आपको बता चुकी पहले। टू सिक्योर, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पे रीड कर लेना, ठीक है। अब 86th अमेंडमेंट हुआ एक्ट ऑफ 2002, ब्राउट चेंजेस इन बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जब 86वां संशोधन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी चेंज आया, एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चेंज आया। क्या चेंज आया, डीपीएसपी में ये आया कि इट मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ आर्टिकल 45, यानी कि स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना किसका काम है, स्टेट का काम है, ठीक है। और इसको जो है फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर, ठीक है, जो हम पढ़ भी चुके हैं कि राइट टू एजुकेशन क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। द 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 एडेड 40 आर्टिकल 43 क्लॉज बी इन डीपीएसपी। अब डीपीएसपी में क्या अमेंडमेंट हुआ, विच रिक्वायर द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि एसोसिएशन फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्म करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉलेज वाला, इस चीज की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए जो एसोसिएशन का फॉर्म होना क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई ये जो एसोसिएशंस बनती हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी भी मुद्दे को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया कि इनको बनने के लिए फ्रीडम दे दी गई एक तरीके से, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अब इनको गवर्नमेंट कैसे एग्जीक्यूट करिए, कैसे इंप्लीमेंट करिए, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को तो कौन निभाते हैं, सिटीजन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कौन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो इंडिपेंडेंस के टाइम से ही जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डीपीएसपी को एग्जीक्यूट करती आई है, ठीक है, सेवरल एक्ट्स के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, कमीशन को सेटअप करके। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन जो है बनाई गई थी, ठीक है, यानी कि 5 साल के लिए एक कमीशन होता था, ठीक है, उसको बनाया जाता था और उसका एक गोल होता था, ऑब्जेक्टिव होता था कि भाई हमें 5 साल में क्या अचीव करना है, ठीक है, जिसको वो अबॉलिश कर दिया गया है और नीति आयोग के नाम से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। इसमें 5 ईयर प्लान होते थे, एम टू ब्रिंग सोशल इकोनॉमिक इक्विटी एंड जस्टिस, ठीक है। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए कि भाई जो बहुत अमीर अमीर लोग थे, इनके पास बहुत सारी जमीनें थी, जमींदार जो थे बड़े बड़े, ठीक है, उनसे क्या जमीनें लेके इक्वली बांटी गई, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ, मेजर्स वर इंट्रोड्यूस टू हेल्प द पुअर पीपल,
गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट पास किए जिससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो सके, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, पॉल्यूशन बोर्ड सेटअप किए जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल में किया जा सके, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप की खादी में, ठीक है, विलेज लेवल पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है सेटअप की, जिससे जो क्या है एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके और जो विलेज जो गांव के लोग हैं उनको क्या हो हेल्प हो, ठीक है। रिजर्वेशन प्रोवाइड किया एससी एसटी को जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, और ये बहुत सारी स्कीम है जो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। ये क्या क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जस्टिस वर्मा कमेटी, अब ये क्या है, जस्टिस वर्मा कमेटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इफेक्टिवली efficiently central and state government have made several acts. There are many recommendations made by Verma committee to make fundamental duties effective. अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सरकार क्या कर रही है एग्जीक्यूट कर रही है। अब हमें ये देखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बहुत सारी जो है रिकमेंडेशन दी कि भाई कैसे गवर्नमेंट जो है क्या करा सकती है, लोगों से फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करा सकती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब अगर कोई सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि उसे जो है जेल हो जाएगी, ठीक है। तो they should be as open as possible, but all the decision action were taken by them, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल विल मेंटेन ऑनेस्टी वैल्यू इन ऑफिस, यानी अगर गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ठीक है, वो विदाउट करप्शन काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे, तो लोगों को भी लगेगा कि हमें जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है टुवर्ड्स द स्टेट हमें वो क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड प्रमोट दिस प्रिंसिपल बाय लीडरशिप स्किल, यानी कि जो स्टेट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको क्या करें, फॉलो करें, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब भी, ठीक है। और एक स्लाइड इसकी और थी जो गलती से जो है ना ऊपर ऐड हो गई थी, हाँ ये रही। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हाई लेवल, यानी कि हमेशा जो हमारा देश है उसकी तरक्की के लिए जो है हर एक सिटीजन को क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी बाय पेरेंट, यानी कि जो भी पेरेंट है, ठीक है, वो अपने बच्चे को इतनी अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करें कि वो 6 to 14 एज में, मतलब जो प्रॉपर जो एजुकेशन होती है ना, जो एक हर बच्चे को जो थोड़ी बहुत चीजें जो आनी आनी चाहिए, तो वो एजुकेशन गारंटी कराना किसका काम है भाई, उनके पेरेंट्स का काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल खोल दिया, ठीक है, और पेरेंट्स उसे स्कूल भेज ही नहीं रहे हैं, तो वो किसकी गलती है, पेरेंट्स की गलती है ना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स की बनती है कि भाई जो उनके बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें, ठीक है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, यानी वायलेंस वायलेंस ना करें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और आपको वीडियो अच्छी लगती है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है ज्यादातर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन आएगा या डायरेक्ट ये पूछेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती क्या है। तो जितनी भी ये पढ़ाई है ये सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है एक पर्टिकुलर सिटीजन की, सिर्फ यहाँ से ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से है नहीं, बस यही बनेगा, या तो इन दोनों में डिफरेंस पूछेगा या डीपीएसपी क्या है, ठीक है, जितनी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सारे आर्टिकल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ठीक है।